सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम द स्पेशल रिपोर्ट के साथ मैं हूं मोहम्मद कामरान। फलस्तीनियों पर जुल्म और बर्बरियत का सिलसिला जारी है और 8 रोज हो चुके हैं इस जुल्म और बर्बरियत में, और इसराइल की जानिब से गोलाबारी की जा रही है। इस गोलाबारी के नतीजे में 200 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं और इन शहदा में बच्चे और ख़वातीन भी शामिल हैं। 2 बड़े इजलास हुए, एक तो हुआ OIC का इजलास, दूसरा UN की सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हुआ। UN की सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास की बात की जाए तो वही नतीजा, यानी कि बेनतीजा ये इजलास खत्म हो गया। OIC की बात की जाए तो OIC का इजलास जो था वो मजम्मती करारदाद के साथ खत्म हुआ। और खैर, एक्सपेक्टेशंस भी क्या की जा सकती हैं। पाकिस्तान की बात की जाए तो कम से कम वजीर आजम पाकिस्तान की इस चीज़ की तो कम से कम तारीफ बनती है कि उन्होंने बहुत से प्रेशर होने के बावजूद और एक्सपेक्ट जो किया जा रहा था बहुत से इस्लामी ममालिक की जानिब से उनसे कि वो कम से कम इस हवाले से लचक दिखाएंगे, फ़लस्तीन के मामले से पर वो लचक दिखाएंगे, पाकिस्तान की जानिब से वो लचक नहीं दिखाई गई है। और याद होगा आपको, अगर 1973 की जो अरब इसराइल जंग हुई थी उसमें भी खैर जुल्फ़िकार अली भुट्टो का एक अहम किरदार था। उसके बाद फरवरी 1974 में एक इजलास हुआ था पाकिस्तान में, लाहौर में ये इजलास हुआ था और इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें बड़े बड़े लोगों ने शिरकत की थी। मिस्र के सदर थे, लीबिया के मोअम्मर कज़ाफ़ी से PLO के सरबराह यासिर अराफात ने भी शिरकत की थी, साथ साथ सऊदी अरब के शाह फैसल भी उस इजलास में शरीक थे। और इसी जो अजीम कॉन्फ्रेंस हुई थी इसकी याद में अगर पंजाब असम्बली के सामने आपको जो मीनार नज़र आता है वो इसी सरबराही कॉन्फ्रेंस के इजलास के बाद ये बनाया गया था, उसकी याद में बनाया गया था। अब क्या इस तरह का कोई इजलास पाकिस्तान मुनक्किद कर सकता है? उस वक्त तो पाकिस्तान एटमी कुव्वत भी नहीं थी, आलम इस्लाम की वाहिद एटमी कुव्वत पाकिस्तान। अब इस वक्त इस सूरत हाल में क्या इस तरह का इजलास बुला सकता है? इस हवाले से भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती ज़ुबैर साहब, मजहबी स्कॉलर हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत करेंगे, उनकी रहनुमाई उनके रहनुमा मौजूद हैं सदीकुल फारूक साहब। बहुत शुक्रिया सदीक साहब, आपके वक्त का। कुछ ही देर में उस्मान बसरा साहब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमें ज्वाइन करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। मुफ्ती साहब, आपसे मैं गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा। क्या समझते हैं इस वक्त जो करंट इस वक्त पाकिस्तान की जानिब से मौक़िफ़ लिया गया है, मौक़िफ़ उठाया गया है, जो खलीजी ममालिक हैं क्या वो अपने ताल्लुकात पर नज़र सानी करेंगे इसराइल के हवाले से इस वक्त जो उनके ताल्लुकात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि फ़लस्तीन के मसले पर पहली बुनियादी जिम्मेदारी जो पड़ती है वो अरब ममालिक के ऊपर ही पड़ती है। और अरब ममालिक की सरहदें, अरब ममालिक का जोग्राफिया, अरब ममालिक की लैंग्वेज, सकाफत, तहजीब, कल्चर, ये फ़लस्तीनियों के साथ मुकम्मल तौर पर यकसानियत रखता है। अब पहली जिम्मेदारी पर इंसानी हुकूक के एतबार से, अखलाकी और कानूनी एतबार से भी अरब ममालिक की पड़ती है। आपको मालूम है कि इस्लाम का वाज़ेह तौर पर शरई हुक्म यह है कि अगर किसी खित्ता अर्जी पर किसी भी कौम और किसी भी जमात पर अगर कोई दुश्मन हमला आवर होता है तो सबसे पहले वहाँ के मकामी लोगों और फिर लोकल पीपल के अलावा उसके आसपास के अफराद, फिर ये फरीजा मजीद आसपास के, फिर मजीद आसपास के, ये फरीजा बढ़ता और फैलता चला जाता है। तो अब सबसे पहली बुनियादी जिम्मेदारी अरब ममालिक की है। लेकिन अगर हम इस कानूनी पहलू के एतबार से अरब ममालिक के किरदार को देखते हैं तो इंतहाई दुख के साथ कहना पड़ता है, इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज के अरब ममालिक खुद अपनी बानियाने ममलकतों के ही अकवाल के मुताबिक नहीं रहे। सवाल ये पैदा होता है कि शेख जायद ने इसराइल के नापाक वजूद के बारे में क्या कहा था, शाह फैसल मरहूम ने क्या कहा था? क्या ये शाह फैसल मरहूम ने नहीं कहा कि लव अजमा अल अरबु अला तस्लीम इसराइल व बितक़सीम फ़लस्तीन फलन नदखुला माहुम बिहाज़ल इत्तफ़ाक़ अबदा।
अगर रूए जमीन के तमाम अरब ममालिक भी इसराइल को तस्लीम करने और फलस्तीन को तकसीम करने पर राजी हो जाएं, तो ममलकत सऊदी अरब कभी भी इन अरब ममालिक के साथ इस इत्तफाक और इत्तेहाद में शामिल नहीं होगा। शेख जायद ने क्या कहा था? उसने कहा कि ये बाकायदा नाजायज वजूद है। मेरी जनाब मरहूम का हम बार बार हवाला पेश करते हैं और मैंने रिसर्च किए, टोटल 5 मरतबा कायद ने ये अल्फाज पेश किए कि ये उम्मत मुस्लिमा के कल्ब में नापाक खंजर है जिसको घोंपा गया है और हम कभी भी इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। तो मेरे कहने का बुनियादी मतलब ये है कि आज अरब ममालिक का किरदार इंतहाई अफसोसनाक है। OIC कहाँ है? तो मुफ्ती साहब, बेसिक हुआ क्या है आपकी नजर में? ऐसी क्या तब्दीली आ गई कि मौकिफ को ही तब्दील कर दिया गया है? अब जो नए आने वाले फरमारवा हैं उनकी जानिब से, बल्कि पाकिस्तान अगर पे भी प्रेशर डाला जाता है कि वो इसराइल के हवाले से अपने मौकिफ को तब्दील करे, तो ऐसी तब्दीली आपकी नजर में आई क्या है कि खलीजी ममालिक जो हैं वो इंस्टेड के अपने ताल्लुकात पे नजर सानी करें, जो कि इसराइल के हवाले से वो आगे स्टेप ले रहे हैं, वो दीगर ममालिक पे भी जिन पे इन्फ्लुएंस उनका चलता है उन पे भी जोर डालते हैं कि वो अपने ताल्लुकात को बेहतर करें? सबसे पहली बात तो ये है कि जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि तुम पर आखिरी जमाने में कुफार इस तरह से मुसल्लत होंगे, दस्तरखान पर जैसे खाना खाने के लिए एक दूसरे को बुलाया जाता है, तुम भी आ जाओ खाने के लिए, तुम भी आ जाओ। तो सहाबे कराम ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, इस तरह जब काफिर मिल करके मुसलमानों को खाएंगे और इस तरह से सूरत हाल और मंजरनामा होगा तो क्या वजह होगी? क्या हम उस वक्त कलील होंगे? क्या हमारी तादाद बहुत कम होगी? क्वांटिटी के एतबार से हम कम होंगे? तो फरमाया नहीं, बल्कि हुब्बुद दुनिया व कराहन, वाहन एक बीमारी। फरमाया कि दुनिया की मोहब्बत, माश, रोजगार, खुदा की कसम ये हदीस से नबी आज फिट आती है। आज खलीजी ममालिक, अरब ममालिक और तमाम दुनिया के मुस्लिम ममालिक ने भी बदकिस्मती से मेयार और क्राइटेरिया ये बना लिया है कि भाई माश, इकोनॉमी, पैसा, दौलत, दुनियादारी, मादा परस्ती, बस इसी बुनियाद पर आज ताल्लुकात बिगड़ेंगे और सवार होंगे। ऐसे हालात में पाकिस्तान का स्टैंड लेना, पाकिस्तान का किरदार ना काबिल फरामोश है, काबिल तासीन है। हमारे वजीर आजम साहब कई दफा ये कह चुके हैं कि नहीं करेंगे। दूसरी तरफ इमारात की सूरत हाल क्या है? हमास के हमलों से जो यहूदी जख्मी हुए हैं, हमारी इत्तलात ये कि इमाराती वज़रा ने उन यहूदी जख्मियों की अस्पतालों में जाकर के इयादत की है। अब आप बताइए क्या किरदार पेश किया जा रहा है? ये है अब सूरत हाल। वो माश को देख रहे हैं, रोजगार को देख रहे हैं, पैसा और मादा परस्ती को देख रहे हैं और फिर बाकायदा भाषण देते फिरते नजर आते हैं ये दानिश्वर कि जो इकोनॉमी और माश के एतबार से कंट्री मजबूत है वो हर एतबार से मजबूत है। इसका मतलब क्या हुआ? नजरिया, अकीदा बिल्कुल दुरुस्त बात है। अल्लाह पे तवक्कुल जो है वो खत्म हो गया है। मैं चाहूंगा कि सिद्दीकुल फारूक को भी शामिल गुफ्तगू किया जाए। सिद्दीक साहब, इस वक्त जो पाकिस्तान का स्टैंड है, मैं चाहूंगा कि उस पे आपकी राय क्या है? क्या वो अच्छा स्टैंड है, सही स्टैंड है? आई नो कि आज कौमी असम्बली में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी फलस्तीन के मसले पर करारदाद लेकर आ रही है। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? सिद्दीकुल फारूक से राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ साथ हमें ज्वाइन किया है आईआर एक्सपर्ट हैं कर्नल रिटायर्ड असद महमूद साहब। बहुत शुक्रिया असद साहब आपके भी वक्त का। असद साहब, अब हम गुज़श्ता रोज जो इजलास देखते हैं, चलें OIC से तो पहले भी आई गेस उम्मीदें कुछ वाबस्ता नहीं थी, लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल हम जब देखते हैं कि जो ह्यूमन राइट्स की जब बात की जाती है तो बहुत सेंसिटाइज्ड हैं बहुत से ममालिक जो कि सिक्योरिटी काउंसिल का भी हिस्सा हैं। जब पैलेस्टाइन की बात आती है तो हम देखते हैं कि इजलास होता है और वो बेनतीजा खत्म हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामरान, वाकई ये बहुत ही, मैं समझता हूँ कि इंतहाई अफसोसनाक है एंड वेरी इनबैलेंस्ड और इनइफेक्टिव। आप यूनाइटेड नेशन को, ये सिक्योरिटी काउंसिल को देखते हैं और आप देखें ना कि नाइंसाफी की बुनियाद तो यही है कि पूरी दुनिया जो है वो सिर्फ इन 5 ममालिक यानी रशिया, चाइना, USA, UK और फ्रांस, जो कि इसके P5 इनको कहा जाता है, दे आर दी वन, क्योंकि आपको ऐसा लगता है जी कि ये दुनिया के जितने मामलात ममालिक के बीच में जो होते हैं ये इनको एक लिहाज से तय करते हैं, जो माइंड सेट होता है ये साथ लेके चलते हैं। दैट इज एब्सोल्युटली, मैं समझता हूँ कि सुपरफ्लूअस है। ये कोई यूनाइटेड नेशन को आपने पिछले जब से ये मार्ज वजूद में आई है इसको ओवरऑल ट्रैक रिकॉर्ड को देखिए और स्पेशली जब कल रात की आप बात करते हैं
तो कोई जिस तरह का इजलास हुआ तो उसको मैं तो इसको उसी तरीके से देख रहा था कि यूएसए जो है या अमेरिका है और यूके ये इकट्ठे चलते हैं, फ्रांस भी इनके साथ एक लिहाज से होता है। वो मैं समझता हूं कि इजराइल को और वो टाइम दे रहे हैं, जगबंदी से थोड़ा सा हट रहे हैं। वाई इट इज सो? बिकॉज हमास को जिसको कहते हैं कि वो करना चाहते हैं बड़ा सीरियसली, और उनको इतना डैमेज कर देना चाहते हैं कि अगले ऑलमोस्ट कोई एक दहाई तक ये उठ ना सके। चाहे पीएलओ की बात करते हैं, चाहे हमास की आप बात करते हैं, फलस्तीन के लोगों की बात करते हैं, गाजा के अंदर एक तो ये सिचुएशन नजर आती है। और एक मैं आपसे अर्ज करूं, इट इज नॉट कि आप ये कहें कि उसूल के तहत ही कोई लड़ाई तो नहीं है ना। लड़ाई तब होती है कि जो असला, गोला बारूद, साजो सामान जो इजराइल के पास है दोनों तरफ किसी तरीके से बराबर हो। यहाँ तो इस तरह की कोई सिचुएशन ही नहीं है। और दूसरी मैं आपकी ये भी अर्ज करूं कि ये जो हमारे फलस्तीनी भाई बहन, बच्चे, बड़े बूढ़े जो भी हैं, इनका मुकाबला इट इज नॉट ओनली विद इजराइल, इनका मुकाबला है बेसिकली अमेरिका के साथ। आई से सो कि अमेरिका के साथ अगर आप थोड़ा सा याद कीजिएगा 1973 के अंदर अनवर सदात ने जब अटैक किया था और सिनाई डेजर्ट से आगे, और इजिप्ट वाज डूइंग ग्रेट, लेकिन उसी बीच में हुआ ये कि दो प्रांत उनका अटैक था, दो साइडों से, दरमियान में कुछ पोर्शन खाली था। इट वाज क्लियरली आइडेंटिफाइड बाय अमेरिका टू द इजराइल कि भाई ये दरमियान वाला पोर्शन खाली है, यहां से तुम जाओ। वो अंदर से निकले हैं बीच में से और दोनों तरफ और एक लिहाज से उनके हमलावर हो गए। एंड फाइनली वो जिस तरह की जो जीती हुई जंग थी, अगर वो जीते भी नहीं तो ऑलमोस्ट बराबरी की बुनियाद पर खत्म हुई। और अनवर सदात के ये तारीखी अल्फाज हैं कि हम इजराइल के साथ तो लड़ाई कर सकते हैं, हम अमेरिका के साथ लड़ाई नहीं कर सकते। आप देखिए ना, जिसका सिर्फ डिफेंस का जो बजट है इट इज मोर देन 760 बिलियन यूएस डॉलर। और मैं ये समझता हूँ कि इस पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त जो सिचुएशन, और स्पेशली मुस्लिम वर्ल्ड को आप देखते हैं पिछले 2 दहाइयों के अंदर, बल्कि 3 दहाइयों को अगर कर लें, आप समझते हैं कि चुप रहना ही इसका जवाब है, क्योंकि वो अमेरिका बहुत पावरफुल है, अमेरिका आपकी मईशत को नुकसान पहुंचा सकता है, खासतौर पर पाकिस्तान जैसा मुल्क जो है, जो पहले से ही तरक्की पजीर है, जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, अरब ममालिक हैं, अगर वो स्टैंड नहीं ले रहे हैं, उस तरह से कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो हम तो फिर कुछ कर ही नहीं सकते। नहीं, मैं ये नहीं कहना, ये मकसद ये नहीं था कहने का कि मैं ये कहूँ कि नहीं हमें कोई स्टैंड लेने की जरूरत नहीं है। हम मुसलमान होते हुए भी, और उससे ज्यादा जो इंसानियत पे जुल्म वहां पर हो रहा है फलस्तीन के ऊपर, आपने उसके ऊपर स्टैंड लेना है। और आपका ये प्रिंसिपल स्टैंड है, उसूली मौक़िफ़ है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर ओआईसी को तो एक जरा साइड पे कर दें, सिर्फ अगर तुर्की, ईरान, पाकिस्तान, मलेशिया और अगर ये 500 इकट्ठे होते हैं किसी तरीके से और प्रेशराइज करना शुरू करते हैं, देखे ना कामरान, बात तो ये भी आती है कि 22 वो ममालिक इस्लामी हैं जिनके सफारती ताल्लुकात हैं, जिन्होंने इजराइल को एक्सेप्ट किया हुआ है कि भाई वो नेतन्याहू के साथ क्यों नहीं राब्ता कर सकते। व्हाट इज हैपनिंग एक्चुअली इस वक्त वहां पर, ये जो गजा के अंदर और फिर ओवरऑल जो सिचुएशन इजराइल के अंदर बनी है कि भाई ये तो देखे ना, ये तो बमबारी की जा रही है, उनको घरों से बेघर किया जा रहा है, बच्चों को शहीद किया जा रहा है। आप इमेजिन करें, आप ये देखें, बात क्या हो, सब कुछ नजर आ रहा है, कैमरों के सामने है, इवन जो मीडिया हाउसेज हैं उनको भी निशाना बनाया गया। हमारे साथ ही असद साहब मौजूद रहिएगा। सिद्दीक साहब, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? सिद्दीकुल फारूक साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आवाज तो आ रही है, ये बताएं मेरी आवाज भी पहुंच रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज पहुंच रही है। अच्छा सिद्दीक साहब, मैं पाकिस्तान के मौकिफ के हवाले से आपसे आपके कमेंट चाहूंगा। पाकिस्तान ने अब तक पैलेस्टाइन के हवाले से जो मौकिफ अपनाया है, आप समझते हैं कि वो दुरुस्त है? एक तरह से देखा जाए तो बहुत प्रेशर था अरब ममालिक की जानिब से कि पैलेस्टाइन के हवाले से, इसराइल के हवाले से ताल्लुकात की बेहतरी की जाए, लेकिन लचक नहीं दिखाई गई है, तो इसकी तारीफ तो आप करते हैं। दूसरा, आज करारदाद भी जमा करवाई गई है मुस्लिम लीग नून की जानिब से पैलेस्टाइन के हवाले से। हेलो, देखिए पाकिस्तान का मौक़िफ़ कायद-ए-आज़म अलैहि रहमत का मौक़िफ़ है, जो क़याम पाकिस्तान से पहले उन्होंने 1946 में इज़राइल को मगरिब का नाजायज़ बच्चा कह दिया था, तो हम तस्लीम नहीं कर सकते। और इस वक्त भी जो मौक़िफ़ है वो वही तसलसल के साथ वही मौक़िफ़ है। और मैं समझता हूँ कि अगर पाकिस्तानी कोई हुकूमत भी फ़लस्तीन पर और इज़राइल के हवाले से मौक़िफ़ तब्दील करती है
तो वो गोया सिर्फ फ़लस्तीनियों से नहीं, उम्मत मुस्लिमा और ख़ुद कायद-ए-आज़म अलैहि रहमत से भी गोया गद्दारी करती है, और इसका तस्वुर मुश्किल है। दूसरी बात यह है कि जैसा कि आप बहुत अच्छा, मुफ्ती ज़ुबैर साहब ने भी, कर्नल साहब ने भी बातें की हैं, आपने भी बहुत अच्छी बात की। इतने बड़े समुंदर में जो अरब ममालिक हैं मुसलमान, उनमें एक छोटा सा जजीरा है इज़राइल, लेकिन इस वक्त जो क़यादतें हैं वहाँ की, वो कमज़ोर क़यादतें हैं। वाकई ये इक़्तिसादी मामलात की तरफ तवज्जो दे रही हैं। दूसरा, जो मुफ्ती साहब ने जिक्र किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मुसलमान होंगे तो बहुत बड़ी तादाद में, हुब्बे दुनिया और दूसरा मर्ज़ वहन। और अब कुछ बात शहर कायद में जो गर्मी है उस हवाले से भी कर लेते हैं। नाजरीन, शहर कायद की गर्मी तो ना ही पूछिए, बाहर निकलते हैं तो सूरज जो है वो आंखें दिखाता है, और इस तरह की गर्मी है कि गाड़ियों के एसी और घरों के एसी भी काम करना इस वक्त छोड़ चुके हैं। अगर गुज़श्ता रात की बात की जाए तो 2015 के बाद सेकंड गर्म तरीन रात थी गुज़श्ता रात, और जो टेम्परेचर है कराची का वो 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा है, और इट फील्स लाइक 43 टू 44 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये सूरत हाल है गर्मी की। और एक जानिब हम बात कर रहे थे कि जो शायद तूफ़ान आ जाए, उसके बारे में बात करते करते अब इस वक्त शहर कायद की गर्मी की ये सूरत हाल है कि बाहर निकलना भी महाल है। राव अफनान इस वक्त बाहर ही मौजूद हैं, उनसे इस वक्त शहर कायद की जो सिचुएशन है वो मालूम कर लेते हैं। राव अफनान, बताइएगा, जो शहर कायद के बासी हैं वो भी क्या सड़कों पर मौजूद हैं, या फिर गर्मी की वजह से आज घरों तक ही महदूद हैं? जी बिल्कुल, शहर कराची का दर्जे हरारत इस वक्त 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, और महकमा मौसमियात के मुताबिक ये सिलसिला 19 मई तक जारी रहेगा। कराची की दिन हो रातें हो सब ही गर्म रिकॉर्ड किया गया, और कम से कम दर्जे हरारत गुज़श्ता रात 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा महकमा मौसमियात के मुताबिक 43 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। इस गर्मी की शिद्दत की वजह से शहर कराची की शहरें, सड़कें, गली मोहल्ले सब ही सुनसान हो चुके हैं। कैमरामैन दानिश अकील आपको अगर दिखाएं, ये सदर की सूरत हाल है कि इस वक्त शहरें, सड़कें जो हैं वो सुनसान पड़ी हुई हैं, जबकि यहाँ पे अगर रोज़ की बात की जाए, मामूल की बात की जाए, तो यहाँ पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें होती हैं, ट्रैफिक जाम की सूरत हाल होती है। अगर कैमरामैन दानिश अकील इस जानिब आपको दिखाएं तो चंद शहरी जो है वो इस वक्त जूस सेंटर का उन्होंने रुक कर रखा है। गर्मी की शिद्दत की वजह से मशरूबात का इस्तेमाल किया जा रहा है। गुज़श्ता सालों के मुकाबले में जो हीट वेव की सूरत हाल रही है, उस माजी के से सूरत हाल से सबक नहीं सीखा गया। तो ये सूरत हाल है शहर कराची की। इस वक्त शहरें, सड़कें जो हैं वो सुनसान पड़ी हुई हैं, और दर्जे हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड। तो शहर कायद की जो सूरत हाल है वो अपडेट कर रहे थे राव अफनान। बहुत शुक्रिया राव आपके वक्त का। नाजरीन, जो इस वक्त सूरत हाल शहर कायद की है वो पिछले साल से कुछ मुख्तलिफ नहीं है। हम देखते हैं कि हीट वेव जो होती है वो शहर कायद में हर साल तकरीबन गर्मियों में आती है, और अब भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस साल भी शहर कायद का जो मौसम होगा वो बहुत गर्म होगा। और समंदरी हवाएं जो होती हैं यूजुअली वो ये करती हैं कि जो लोग दीगर इलाकों में रहते हैं, एज़न के पंजाब की बात कर रहा हूँ, इवन जो हमारे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हमारे रिहायशी हैं, उनको समंदर की हवाएं तो मैसर नहीं आती हैं। रात के वक्त अगर मौसम गर्म ज़्यादा होता है तो समंदरी हवाएं जो होती हैं शहर कायद के बासियों के लिए किसी नेमत से कम नहीं होती हैं। मौसम जो होता है वो कदरे बेहतर हो जाता है जब समंदरी हवाएं चलती हैं। ताहम गुज़श्ता रोज़ हमने ये भी देखा कि समंदरी हवाएं भी बंद हो गई, हब्स का आलम था, हू का आलम था, और जो शहर कायद के बासी हैं उन्होंने गुज़श्ता रात बहुत ही मुश्किल से गुजारी है। आज के हवाले से भी, बल्कि एक दो दिन के हवाले से भी यही कहा जा रहा है कि आने वाले एक दो दिन जो होंगे वो शहर कायद के बहुत मुश्किल होंगे, बहुत मुख्तलिफ होंगे दीगर रातों की मुनासबत से अगर कंपेयर किया जाए, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि रात को समंदरी हवाएं चलती हैं जिसकी वजह से मौसम जो है वो खासा मोतदिल हो जाता है। अब आगे सूरत हाल जो है वो क्या बनती है, इस हवाले से भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे महकमा मौसमियात के हवाले से डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर मैट, वो भी मौजूद होंगे, उनसे भी मालूम करेंगे कि
आगे आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा और क्या बारिश का इम्कान भी है, क्योंकि ताउते के हवाले से बातें की जा रही थी कि समुद्री तूफान शायद टकरा जाए, वो नहीं टकराया है और बारिश का भी कोई इम्कान जाहिर नहीं किया जा रहा है। ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे तो इस हवाले से मजीद बात करेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम द स्पेशल रिपोर्ट में एक बार फिर खुशामदीद। एक और अहम मसले के हवाले से बात करेंगे। अगर बात की जाए सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट की तो सैयद अवैस शाह का कहना है कि जो सिंध का सूबा है उसके साथ ज्यादती की जा रही है, उसको बंजर बनाने की साजिश की जा रही है। ऐसा हम नहीं होने देंगे। हमारे ब्यूरो हेड हैं सक्खर के शाहिद अली, वो इस वक्त उन्हीं के साथ मौजूद है। उनका क्या कहना है वो आपको उन्हीं की जुबानी सुनवाते हैं। जी शाहिद, ओवर टू यू। हुकूमत ने सूबे में पानी की कमी के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ अख्तियार किया है और सिंध पंजाब बॉर्डर पर धरना देने का ऐलान भी कर दिया है कि अगर सिंध का पानी जो है वो रोका जाता रहा तो सिंध पंजाब बॉर्डर को बंद कर देंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध सैयद अवैस कादिर शाह। उनसे मालूम करते हैं, आप बताइए क्या धरने की तैयारियाँ हैं, कारकुन तैयार हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, सबसे पहले ये मैसेज मेरा उनकी तरफ है कि जो इस खुश फहमी में है कि सिंध के साथ अगर ज़्यादती होगी तो उसका रद्द अमल नहीं आएगा। मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने वाज़े कर दिया है, जियाले नहीं पूरी सिंध की आवाम तैयार है और ऐसा दमादम मस्त कलंदर होगा सिंध पंजाब बॉर्डर पे कि पूरी सब चीज़ें बंद कर दी जाएंगी। हम इस वक्त मुंतखब नुमाइंदे हैं। सिंध के लोगों ने हमें अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए, अपने मसाइल के हल के लिए ऐवानों में पहुंचाया है और हम सिंध की ज़मीन को बंजर कभी नहीं होने देंगे। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध सैयद अवैस कादिर शाह ने सिंध हुकूमत का पूरा मौक़िफ़ बयान किया है। उनका कहना है कि सिंध को बंजर नहीं होने देंगे और इसके लिए जहाँ तक जा सकते हैं वहाँ तक जाएंगे। जी ठीक शाहिद, आपने इस हवाले से अपडेट किया और सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट की जानिब से तो बाकायदा धमकी दी गई है कि बॉर्डर पर जो सिंध और पंजाब का बॉर्डर है वहाँ पर दमादम मस्त कलंदर किया जाएगा और ये साजिश की जा रही है सूबे सिंध को बंजर करने की। इस हवाले से उन्होंने बात की। बहुत शुक्रिया शाहिद, आपने अपडेट किया। पानी का मसला अगर बात की जाए, शहरे कायद की बात की जाए, सूबे सिंध की बात की जाए तो ये नया कोई मसला नहीं है, ये पुराना मसला है और इसको यकीनन देखने की ज़रूरत है और वज़ीर आज़म पाकिस्तान को यकीनन इस हवाले से नोटिस लेना चाहिए। और इसके साथ ही आज के प्रोग्राम से इतना ही। मज़ीद ख़बरों के लिए आप हमारी वेबसाइट भी विज़िट कर सकते हैं bolnews.com। मुझे मोहम्मद कामरान को दीजिएगा इजाज़त। आने के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।